संगीत। वह मनाली का घना जंगल था। अशोक सर पर लकड़ियों का गट्ठर रखे अपनी मस्ती में चलते हुए अपने आप से बोला, आज तो लगता है कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। आज तो मेरी पत्नी सर पर आसमान उठा लेगी। अचानक किसी स्त्री की अजीब सी चीख से जंगल थर उठा। तभी वहां आसपास फैला कोहरा लाल रंग में परिवर्तित हो गया और तेज ठंडी हवा का झोंका अशोक के शरीर से जा टकराया। एक पल के लिए अशोक को ऐसा लगा जैसे कि कोई बहुत ही तेज गति की रफ्तार से उसके करीब से गुजरकर किसी घने पेड़ के आसपास छुप गया हो। अगले ही पल अशोक के कानों में किसी स्त्री की हंसने की आवाज टकराई। अशोक ने डरते हुए लकड़ी का गड्ढर जमीन पर फेंक दिया और कांपता हुआ बोला, कौन है यहाँ पर, कौन है? तभी एक स्त्री अचानक एक घने पेड़ के ऊपर से छलांग लगाती अशोक के सामने आ। संगीत। उसका भयानक चेहरा देखकर अशोक के गले से चीख निकल संगीत गई। अगले ही पल अशोक के शरीर का मांस गलना प्रारंभ हो गया। कुछ देर में अशोक हड्डियों का ढांचा बन गया। इस घटना के 1 महीने बाद आर्यन मनाली की पहाड़ी पर तेज रफ्तार से कार को दौड़ाया जा रहा संगीत था। आर्यन के बगल में बैठी हुई उसकी पत्नी काजल मुस्कुराते हुए आर्यन की ओर देखकर बोली, कार को थोड़ा धीरे चलाओ। आर्यन, अजीब बात है, तुम तो हमेशा यह कहती हो कि कार को थोड़ा तेज दौड़ाया कर, आज अचानक तुम्हें क्या हो गया? वह शहर की बात है, देखो ना कितना सुंदर दृश्य है। मैं इस दृश्य को अपने मन में कैद कर लेना चाहती हूँ। हाँ, यह तो है मनाली की सुंदर पहाड़ियाँ, घने जंगल और यह ताज़ी हवा, इन सब की बात ही कुछ और है। कुछ ही देर में आर्यन ने अपनी कार का रुख मनाली के एक छोटे से गांव की ओर कर दिया। गांव की सीमा में प्रवेश करती काजल की नज़र अचानक एक कब्रिस्तान पर पड़ी। आर्यन, कार को जरा यहीं पर रोक लो। आर्यन तुरंत कार के ब्रेक दबाते हुए बोला, क्या हुआ? काजल कार से बाहर निकलकर उस कब्रिस्तान को बहुत गौर से देखने लगी। आर्यन भी कार से बाहर निकलते हुए काजल से बोला, इस कब्रिस्तान को इतनी गौर से क्यों देख रही हो? तुम्हें कब्रिस्तान कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? संगीत। मतलब ऐसा लगता है मानो कि यहाँ पर बनी हुई सारी कब्र ताज़ी हो। कार में बैठो काजल, हम यहाँ पर अपना मूड फ्रेश करने के लिए आए हैं, ना कि यह सब देखने के लिए। इतना बोलकर आर्यन अपनी कार के अंदर बैठ गया, मगर ना जाने क्यों काजल की नज़र उस कब्रिस्तान से हट नहीं रही थी। अचानक काजल की नज़र कब्रिस्तान के घने पेड़ पर चली गई। काजल को ऐसा लगा मानो कि उस पेड़ के पीछे कोई स्त्री खड़ी हुई उसे चुपके से घूरे जा रही थी। तभी काजल के कानों में आर्यन की आवाज़ टकराई, अब बैठो भी। काजल। आर्यन की आवाज़ सुनकर काजल जैसे अपने होश में आ गई। कुछ देर बाद आर्यन की कार एक बहुत पुराने सुनसान हवेली के सामने खड़ी हुई थी। तो यह है तुम्हारे पिताजी की वह खंडहर बन चुकी हवेली। तुम भी? आर्यन, यह तो मुझे कहाँ ले आए? इससे अच्छा तो हम कोई होटल या गेस्ट हाउस कर लेते। तुम जिस हवेली को खंडहर बोल रही हो ना, मैं इसी हवेली में पैदा हुआ था। काजल, माँ के देहांत के बाद पिताजी इस हवेली को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए शहर में शिफ्ट हो गए, पर मैं यह हवेली अब बेचना चाहता हूँ। 1 या 2 दिन में इसका सौदा हो जाएगा। तभी वहाँ पर उस हवेली का बूढ़ा चौकीदार आ गया, जो आर्यन को देखकर बहुत बुरी तरह से चौंकता हुआ, छोटे मालिक, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें यहाँ पर चौकीदारी करने के लिए रखा गया है, ना कि बकवास करने के लिए। अब जल्दी से दरवाज़ा खोलो, हम दोनों बहुत लंबा सफ़र करके यहाँ तक आए हैं। चौकीदार ने ना
जाते हुए भी हवेली का दरवाज़ा खोल दिया। आर्यन अपनी पत्नी काजल के साथ हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर का संगीत देखकर काजल बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि मैं इस खंडहर में 2 दिन बिताऊं? काजल, 2 दिन की बात है, मैनेज कर लो ना। 2 दिन बाद इस हवेली का खरीदार आने वाला है, उसके बाद तुम मनाली के जिस होटल में कहोगी मैं वहां ठहर जाऊंगा। इतना बोलकर आर्यन ने चौकीदार को हवेली के एक कमरे की साफ सफाई का ऑर्डर दे दिया। चौकीदार ने आर्यन और काजल के रहने के लिए हवेली का कमरा तैयार कर दिया और बड़े रहस्य मई अंदाज में आर्यन की ओर देखकर बोला, साहब आपको रात में खाने के लिए कुछ भी मंगवाना है? आप अभी से मंगवा लीजिए। क्यों यहाँ रात में खाना नहीं मिलता? साहब यह गांव है, यहाँ रात में ढाबे जल्दी बंद हो जाते हैं और शाम के बाद लोग जल्दी भोजन करके सो है। तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो, मैं खाना खुद ले आऊँगा। आर्यन की बात सुनकर चौकीदार वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद आर्यन और काजल तैयार होकर गांव में घूमने के लिए चले। गांव में घूमते हुए काजल आर्यन से संगीत बोली, तुम्हें नहीं लगता कि इस गांव के लोग काफ़ी डरे हुए हैं? तुम सही कह रही हो, ना जाने क्यों इन सबके चेहरे सफ़ेद पड़े हुए हैं, जबकि इनके चेहरे पर तो पहाड़ों की ताजगी नजर आनी चाहिए। इतनी सुंदर पहाड़ी के बीच बसा गांव इतना डरा हुआ है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। और फिर वह कब्रिस्तान, वह तो तुमने देखा था ना? गड़बड़ तुम्हारे दिमाग में है। काजल, चलो हवेली चलते हैं। आर्यन ढाबा से कुछ खाना लेकर सीधे हवेली की ओर चला गया। खाना खाकर वो दोनों अपनी हवेली में सो गए। अचानक आर्यन की आंख किसी स्त्री की आवाज से खुल गई। उसने देखा कि बिस्तर से उसकी पत्नी काजल गायब थी। आर्यन अपने आप से बोला, इतनी रात को कौन स्त्री बाहर सो रही है और काजल कहाँ गई? आर्यन कमरे से बाहर आ गया। बाहर अंधेरा पड़ा हुआ था। तभी उसकी नज़र हवेली के एक कमरे के टूटे हुए दरवाजे पर पड़ी। स्त्री के रोने की आवाज़ उसी कमरे के अंदर से आ रही थी। उस कमरे के अंदर हल्के हल्के प्रकाश की रोशनी फूट रही थी। आर्यन धीरे धीरे कदमों से उस कमरे के अंदर की ओर चला गया, मगर सामने का दृश्य देख उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी काजल कुर्सी पर बैठी हुई एक बेहद भयानक दिखने वाली औरत से इस तरह से बातें कर रही थी जैसे काजल को उसका भयानक चेहरा नजर ही ना आ रहा हो। और घबराता हुआ बोला, काजल, यह तुम किससे बातें कर रही हो? आर की आवाज सुनकर भयानक औरत अजीब सी नजरों से आर्यन की ओर देखकर बोली, तो आखिरकार तुम आ ही गए मेरे बेटे। तुम नहीं जानते तुम्हारी मौत मेरे लिए जीवनदान है। अचानक काजल का शरीर बड़ी तेजी से गलने लगा। कुछ ही लम्हे में काजल एक कंकाल में परिवर्तित हो गई। यह देखकर आर्यन के गले से दहशत की एक चीख निकल संगीत गई, कौन हो तुम? मेरी पत्नी कहाँ है? मैं तुम्हारी माँ हूँ। कनिका अपनी माँ को भूल गए। तभी आंगन के कानों में चौकीदार की आवाज टकराई, पीछे हट जाइए साहब, अभी आपने अपनी पत्नी के शरीर का मांस गलते हुए देखा है। वह आपका भ्रम नहीं बल्कि सत्य है, आपकी पत्नी मर चुकी है। आर्यन तेजी से पीछे की ओर हट गया। चौकीदार के हाथ में एक सफेद रंग का लॉकेट था जिसमें रंग बिरंगी किरण फूट रही थी। उस लॉकेट को देख वो भयानक औरत बुरी तरह से दहाड़ उठी। आर्यन कांपता हुआ बोला, यह क्या हो रहा है? साहब, यह सब आपके पिताजी के कुकर्म का फल है। इस भयानक औरत को आप देख रहे हैं, इसका नाम कनिका है। यह आपकी माँ है। जब यह जीवित थी तब यह गांव के निर्दोष लोगों की बलि देकर काला जादू करती थी और आपके पिता होने के लिए कि शैतान की पुजारी से विवाह कर लिया। लेकिन जब आपके पिताजी को यह
पता लगा कि अपनी संतान की भेड़ शैतान को चढ़ाए बगैर अमर नहीं हो पाएंगे तो उन्हें यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने उसी समय कनिका को मौत के घाट उतरवा दिया और आपको इस जगह से हमेशा के लिए दूर कर दिया। लेकिन इस शैतान की पुजारन कनिका की आत्मा को शायद आपके आने की महक महसूस हो गई और दोबारा जीवन पाने के लिए यह फिर से लौट आई। इतना बोलकर उस चौकीदार ने उस लॉकेट को कनिका के ऊपर फेंक दिया। लॉकेट के गिरते ही अचानक उसके शरीर में आग लग गई और वह धुआं बनकर वसे गायब हो गई। चौकीदार आर्यन से बोला, चलो मेरे साथ। चौकीदार आर्यन को उसी कब्रिस्तान के पास ले गया जहां कुछ देर पहले काजल खड़ी हुई उस कब्रिस्तान को देख रही थी। सामने उस कब्रिस्तान को देख रहे हो। इस कब्रिस्तान में 1 महीने के दौरान कनिका के शिकार हुए निर्दोष दफन है। अगर कनिका आपका शिकार करने में कामयाब हो जाती तो फिर वह मानवता पर कहर ढा देती। चले जाओ साहब और दोबारा लौटकर नहीं आना। आपके पिता ने यह लॉकेट शायद मुझे इसी दिन के लिए दे रखा था और मैं शायद इसी दिन के लिए अब तक जीवित था। चौकीदार की बात सुनकर आर्यन उसी रात गांव छोड़कर चला गया और दोबारा फिर उस गांव में कभी वापस नहीं आया।